Assalamu alaikum. Let's we talk about the definition of cost and the basic terminologies relevant to cost. Let's we start with the definition of cost. Cost is defined as a resource sacrificed or foregone to achieve a specific objective. Now we talk about the actual cost versus budgeted cost. Actual cost is a cost incurred as, for example, historical cost or past cost. On the other side, budgeted cost. It is a cost which is predicted or forecasted. It is also called a future cost. So actual cost is called the past cost, while the budgeted cost is named as the future cost. Another important terminology is cost object, which is anything for which a measurement of cost is desired. Another important terminology is cost accumulation. Cost accumulation is the collection of cost data in some organized way by means of an accounting system. Another term is cost driver. Cost driver is a variable such as the level of activity or volume that casually affects costs over a given time period. Let's we talk about the types of cost as per their behavior. There are basically two major types of cost as per the behavior. The one is the variable cost and the second is the fixed cost. The third one, mixed cost, is basically the combination of these two costs, variable and fixed cost, nothing else.
So let's we define the variable cost first. Variable cost is defined as changes in total in proportion to changes in the related level of total activity or the volume, while the fixed cost remains constant or unchanged in total for a given time period. Despite the wide changes in the related level of total activity or volume. And the mixed cost is the combination of variable and the fixed cost. आज हमने डिस्कस करना है द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं कुछ पिक्चर जो है वो आपके सामने शो करना चाहती हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. आपको स्क्रीन पे इस टाइम एक चेयर नजर आ रही होगी. तो इस चेयर को देख के सबसे पहले हमारे माइंड में वो कौन सी कॉस्ट आ सकती हैं जो इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुई होंगी. तो इस चेयर को देखते हुए सबसे पहले हम जिस कॉस्ट को ट्रेस कर पाएंगे, जिस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन सी कॉस्ट है? हमारी वुड की कॉस्ट. तो वुड हो गया और उसके साथ अब वुड को इस चेयर की इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई लेबर भी इस पे जो है वो लगी होगी. तो लेबर की कॉस्ट हमें नजर आ रही है और इसके साथ हमें वुड की कॉस्ट जो है वो नजर आ रही है. ये वो कॉस्ट है जिसे हम इजीली इस एक प्रोडक्ट को देख के ट्रेस कर पा रहे हैं, जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब उसके बाद एक और पिक्चर ये आपको नजर आ रही है. अब ये भी एक चेयर है, लेकिन अगर हम इस चेयर को देखते हुए हम उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन कौन सी कॉस्ट लगी होगी, तो एक तो हमें इसके हमें क्या नजर आ रहा है कि एक तो वुड की कॉस्ट होगी जिसकी लेग्स पे आपको नजर आ रही हैं, और उसके साथ जो इसकी सीट है और जो बैक है वहां पे हमें फैब्रिक नजर आ रहा है, और उसके साथ जो है लेबर होगी जिसने इन चीजों को असेंबल किया होगा और इसको इसकी प्रेजेंट फॉर्म में जो है वो लेके आए होंगे. तो मटेरियल में कौन कौन सी कॉस्ट हमें नजर आ रही है, मटेरियल क्या क्या इस पे लगा होगा जिसे हम इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए? ये फैब्रिक है, फोम है और उसके साथ वुड है. इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल मैं आप सामने लेके आऊं, कोई चेयर एक और जो है आपके सामने लेके आऊं. बिल्कुल ये चेयर आपको नजर आ रही है. अब इस पे कौन कौन सा मटेरियल जो है वो लगा होना है. तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी जो है लेग्स को देखें तो यहाँ पे वुड हमें नजर आ रहा है, और अगर हम इसके बाकी हिस्से को देखें, इसकी सीट को, इसकी बैक को, इसकी आर्म्स को, तो जो चीज हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिस मटेरियल को, वो क्या है? हमारा लेदर हमें नजर आ रही है. लेदर के साथ जो है फोम होगा इसमें, और उसके साथ हमें ये जो है बटन्स इसके नजर आ रहे हैं. तो ये इसके साथ लेबर ऑब्वियसली वो तो होगी ही. तो ये वो कॉस्ट है जिसे हम इजीली जो है वो ट्रेस कर पा रहे हैं. मटेरियल में हमने क्या ट्रेस किया? इसके लेदर को, फोम को, बटन्स को और उसके साथ वुड को. तो अगर मैं आपके सामने अब ये एक और एग्जांपल आ गई. अब ये क्या है? प्लास्टिक चेयर्स हैं. ये भी चेयर्स हैं लेकिन प्लास्टिक चेयर्स हैं. अब इन चेयर्स को बनाने पे
वो कौन सा मटेरियल है जिसे हम इजीली ट्रेस कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा प्लास्टिक का मटेरियल है। तो अगर मैं इन चारों पिक्चर्स की जो अभी हमने इनको डिस्कस किया, इनके मटेरियल को, इनको हम सम कर लें, तो हम हर एक प्रोडक्ट को देखते हुए उससे हम कुछ मटेरियल की कुछ कॉस्ट को इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ कॉस्ट होती हैं, उनको मैं लेटर डिस्कस करती हूँ। अभी वो कॉस्ट जिनको हम इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो कॉस्ट हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। मटेरियल की वो टाइप्स, मटेरियल की वो कॉस्ट जिसे हम उस प्रोडक्ट को देखते हुए इजीली ट्रेस कर पाए, वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। जो इस अभी जो स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है हमारी, प्लास्टिक हो गया। इस चेयर में हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, वुड, उसके साथ लेदर, उसके साथ फोम और बटन्स वगैरह, ये हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। और उसके बाद इस चेयर में हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, वुड है, जो हमें प्लेन यहीं पे नजर आ रही है। और उसके बाद इसमें कौन सी है हमारी, फैब्रिक, फोम और वुड। तो वो मटेरियल की कॉस्ट जिसे हम प्रोडक्ट को देखते हुए इजीली ट्रेस कर पाए, इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, वो हमारी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। अब डायरेक्ट मटेरियल के साथ हमने इन तमाम कॉस्ट में ये भी देखा कि ये जो वुड है, फैब्रिक है, लेदर है, ये खुद ब खुद इसी फॉर्म में नहीं आ गया जो फॉर्म हमें शो हो रही है। ऑब्वियसली लेबर इस पे लगी होगी, तो वो लेबर जिसे हम इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को देखते हुए, वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। अब ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके साथ मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल देती हूँ कि इनके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि यही एक फैक्ट्री है जो यही चेयर्स बनाती है। अब वो जो फैक्ट्री है ऑब्वियसली कोई प्लेस होगी, प्लेस से मुराद हमारी यहाँ पे बिल्डिंग है, या तो वो बिल्डिंग उन्होंने खुद बनाई होगी जो उनपे कॉस्ट आई होगी, बिल्डिंग की परचेजिंग कॉस्ट, या फिर बिल्डिंग का रेंट हो सकता है। अब वो जो रेंट वो पे कर रहे हैं वो भी हमारी उस टोटल उस चेयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। बिल्डिंग का रेंट हो गया। अब उस बिल्डिंग के लिए जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमने ठहराया हुआ है, तो सिक्योरिटी गार्ड को जो हम सैलरी पे करते हैं वो भी हमारी इसी टोटल कॉस्ट में हमारी जाती है। और इसके साथ अब क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करते हैं, हम टेलीफोन बिल भी पे करते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल हमने जहां से लेके आना है उसके लिए हमने जो व्हीकल्स ठहराए हुए हैं, ठीक है, उन व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी हम बेयर करते हैं। उन व्हीकल्स पे हमने क्या है, ड्राइवर्स भी हायर किए हुए हैं, उन ड्राइवर्स को हम सैलरी भी पे करते हैं। वो उसके अलावा क्या है कि वही जो व्हीकल्स हैं उनका पेट्रोल का एक्सपेंस भी होता है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे वो जो है प्रोडक्शन हो रही है वहां पे जो लेबर काम कर रही है उसे तो हमने डायरेक्ट लेबर कहा। अब उस लेबर को जो सुपरवाइज कर रहा है वो सुपरवाइजर की कॉस्ट आ गई, हमारी सुपरवाइजरी कॉस्ट को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो भी हमारी इसमें आ गई। अब ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं, तमाम कॉस्ट हैं जो हमारी उस एक फिनिश प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का पार्ट होती हैं, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को देखते हुए इन कॉस्ट को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अदर देन दी ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, अदर देन दी ऑल इजीली ट्रेसेबल कॉस्ट, जो हमारी बाकी कॉस्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं और जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। ये इनके इंटरचेंजेबल नेम है, फैक्ट्री ओवरहेड FOH या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड MOH। तो ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो किसके इक्वल होती है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इस डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आ जाती हैं। ये किसके इक्वल हो गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, सॉरी ये इधर आ गया, इसको मैं बैक कर दूं। टोटल
डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास दो तरह के डायरेक्ट कॉस्ट आ रही हैं, मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। यस, तो इन दो को सम करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी ऐड करते हैं तो वो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास एक और भी कॉस्ट आ जाती है और वो कॉस्ट क्या कहलाती है, अगर हम अपने डायरेक्ट, ये स्पेलिंग मैं इसके ठीक कर लूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, जिसे हम जस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर हम इन दो को सम करें, जिसे हम यूजुअली टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, तो इसे हम, इसका एक और नाम भी है जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और कॉस्ट की टाइप आ जाती है जिसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। अब इस कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इसमें हम ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, या फिर हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं, एमओएच को। तो इस एमओएच प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इन दोनों को हम सम करेंगे तो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। और अगर हम सम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर के साथ तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ये बेसिकली प्राइम कॉस्ट क्या है, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो प्राइम कॉस्ट और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। डायरेक्ट कॉस्ट का सम हमारा ही प्राइम कॉस्ट होता है। कन्वर्जन कॉस्ट की थोड़ी सी डिफरेंट है। कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो वो कॉस्ट कौन सी हुई, लेबर और एमओएच की, जो मटेरियल को कन्वर्जन में काम आ रही है टू दी फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। और प्राइम कॉस्ट क्या होती है, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये था हमारा कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में लेक्चर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है कि कंपनीज की, बिजनेसेस की कितनी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस। कि रेगुलर ऑपरेशन जो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं उनकी बेसिस पे अगर हम कंपनीज को, बिजनेसेस को डिवाइड करें तो कितनी कैटेगरीज उसकी बन सकती हैं। तो अगर हम इसकी स्टार्ट लें डिफरेंट एग्जांपल से, अगर हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस देखें तो हमें डिफरेंट तरह के बिजनेसेस नजर आते हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, शुगर मिल की अगर हम बात करें तो शुगर मिल, अब शुगर मिल के ऑपरेशंस किस तरह होते हैं कि शुगर मिल में क्या होता है, शुगर केन आता है तो सबसे पहले शुगर केन को जो है वो परचेज किया जाता है, उस शुगर केन पे प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के बाद जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जो हमारे पास वो शुगर ग्रेन्स आते हैं। तो अब इस तरह की फर्म में, इस तरह के बिजनेसेस में क्या हो रहा है कि मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, जिस तरह शुगर मिल के केस में वो शुगर केन है, उसके ऊपर वर्किंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और एट द एंड वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे उस फिनिश्ड गुड में। और कंपनीज उस फिनिश्ड गुड को, शुगर ग्रेन को सेल करती है और उसकी सेलिंग से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब ये एक तरह का बिजनेस हो गया। अब उसके बाद हम अपने इर्द गिर्द और भी कुछ बिजनेसेस देखते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि आपके गली की नुक्कड़ पे जो है एक दुकान है
एक शॉप है जहां से हम यही शुगर जाके किलो के हिसाब से उनसे परचेज करते हैं। अब वो जो शॉपकीपर बैठा हुआ है उसने शुगर केन लेने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी शुगर नहीं बनाई, उसने बनी बनाई शुगर ही ली है, बिना उस शुगर की कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज लाए, सिर्फ और सिर्फ उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन एक ऐड करने के बाद उसको सेल कर दिया है। तो अब वो भी एक बिजनेस की टाइप है। और इसके बाद हमारे पास एक तीसरी टाइप आ जाती है जिसमें किसी भी तरह के टेंजिबल प्रोडक्ट की सेलिंग या परचेजिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप जो है वो डॉक्टर की एग्जांपल ले सकते हैं कि डॉक्टर आपको अपनी एडवाइस देता है। आप इससे जो है वो कंसल्टेंसी, हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं जहां पे किसी इटसेल्फ टेंजिबल प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग नहीं होती, बल्कि इनटेंजिबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और वो पर्सन अपने उन सर्विसेज के रिटर्न में आपसे क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अब इन्हीं तरह के ऑपरेशंस पे हम क्या करेंगे, इन बिजनेस को इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। अब वो पहली कैटेगरी आ गई जिसमें हमने शुगर मिल की एग्जांपल ली थी। अब उसमें जिसमें रॉ मटेरियल परचेज करके उस पर कन्वर्जन करके उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो बिजनेसेस हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहलाते हैं, या इन कंपनीज को हम क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कह सकते हैं हम। और ये पूरा सेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यही तमाम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये शुगर की मिल्स नहीं आएंगी, बल्कि वो तमाम तरह के बिजनेसेस, वो तमाम तरह के कंपनीज जो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं और उस फिनिश्ड गुड को वो सेल करती हैं, तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज कहलाती हैं। और उसके बाद वो दूसरी तरह की कंपनीज आ जाती हैं हमारे पास, जो खुद से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हैं, बना बनाया ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोडक्ट लेती हैं, उस पे बिना उसमें कोई चेंज लाए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऐड करते हैं अपना और आगे वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह की कंपनीज हमारी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कहलाती हैं। इस तरह के बिजनेसेस हमारे मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस कहलाते हैं, जो खुद से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बनी बनाई चीज को वो परचेज करते हैं, बिना उसमें कोई चेंज लाए वो उसको आगे सेल कर देते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कहलाती हैं और ये सेक्टर हमारा मर्चेंडाइजिंग सेक्टर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी तरह की कंपनीज आ जाती हैं, जो क्या कर रही हैं, किसी भी तरह की टेंजिबल प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल ली, सर्विस सेक्टर आ गया हमारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गए हमारे जो है वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी आ जाती है, करियर काउंसलिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरह की कंपनीज हमारी सर्विस सेक्टर कंपनीज कहलाती हैं। इस तरह के बिजनेसेस हमारे सर्विस सेक्टर बिजनेसेस कहलाते हैं और ये सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है। तो ये 3 मेजर जो है वो इनकी कैटेगरीज हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में हमारा कंसर्न जिस कैटेगरी के साथ होगा, जिस सेक्टर के साथ होगा, वो है हमारा वेरी फर्स्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो है वो डील करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस सेक्टर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि उनके ऑपरेशंस की बेस पे बिजनेस सेक्टर की कितनी जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं। तो उसमें हमने 3 इनको सेक्टर्स में डिवाइड किया। हमारे पास आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमारे पास था मर्चेंडाइजिंग सेक्टर और तीसरा हमारे पास था सर्विस सेक्टर। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि कंपनीज में इन्वेंट्रीज जो हैं वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कंपनी के उस बिजनेस के ऑपरेशंस पे। अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशंस उनके पास इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है और वो उनके नेमिंग भी डिफरेंट होगी। तो हम 1 बाय 1 जो है हर एक सेक्टर के साथ और हर एक कंपनी के साथ इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं वो फॉल कर रहे थे। तो ये वो बिजनेसेस हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं और उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो जिस तरह हमने इसका पूरा यही प्रोसेसिंग की बात की, तो इसी ही प्रोसेसिंग को सामने रखते हुए इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला तो हमने उनके ऑपरेशन का स्टेप क्या कहा कि वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। जिस तरह शुगर मिल्स हैं वो शुगर केन परचेज कर रही हैं, तो वहीं जो हमारे पास शुगर केन्स होंगी वो उस शुगर मिल का क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो जो पहली इन्वेंट्री की टाइप है वो हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहलाती है। ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है हर एक फर्म की डिफरेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर बिजनेस, वो किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वो चेयर बना रही है, वो फर्म टेबल बना रही है, वो लैपटॉप बना रही है, तो एज पर दी फिनिश प्रोडक्ट उनके जो रॉ मटेरियल होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो पहली हमारी जो इन्वेंट्री आ गई वो हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाती है। उसके बाद हमने क्या कहा कि फर्म जब उस रॉ मटेरियल पे कुछ वर्किंग कर लेती है, वर्किंग करने के बाद एट द एंड हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अगर हम इस फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के बीच में देखें तो बीच में क्या है, रॉ मटेरियल जिसपे थोड़ी सी वर्किंग हो चुकी है लेकिन स्टिल वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इन्वेंट्री की वो टाइप आप उसे हाफ कुक्ड कह सकते हैं, हाफ प्रिपेयर्ड कह सकते हैं, हम उसे सेमी प्रिपेयर्ड हम उसे कह सकते हैं। तो अभी हमारी वो इन्वेंट्री जो रॉ भी नहीं है और फिनिश भी नहीं है, उस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम हमारा रहता है। तो इस तरह की जो हमारी इन्वेंट्री है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास वर्किंग प्रोसेस पे जब हम फर्दर उसकी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। तो वो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम आगे सेल कर देते हैं, तो वही फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री कहलाती है। तो बेसिकली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंपनीज हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, उनमें 3 तरह की जो है वो इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो गई, दूसरी इन्वेंट्री हमारे पास आ गई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और तीसरी हमारे पास होती है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। तो ये 3 इन्वेंट्री की टाइप्स हैं, 3 इन्वेंट्री की कैटेगरीज हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब उसके बाद हम अपने बिजनेस की सेकंड टाइप पे आते हैं और वो है हमारे पास मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो जब हमने मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को डिफाइन किया तो हमने क्या कहा कि ये किस तरह के बिजनेसेस होते हैं। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जो बने हुए प्रोडक्ट को लेते हैं, बिना उसमें कोई चेंज लाए उसको वो आगे सेल कर देते हैं। तो उनमें बेसिकली सिर्फ एक ही तरह की इन्वेंट्री फॉल करती है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उसमें कोई वर्किंग नहीं कर रहे, कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, और उसको आगे जो है वो सेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद। तो ये जो मर्चेंडाइजिंग सेक्टर है इसमें वही एक इन्वेंट्री की टाइप जो है वो एग्जिस्ट करती है, और उस इन्वेंट्री की टाइप का क्या नाम है, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। तो हम मर्चेंडाइजिंग सेक्टर, मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस की इन्वेंट्री को मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आ जाता है हमारे पास सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर का हमने क्या कहा कि ये कौन सी कंपनीज होती हैं, ये कौन से बिजनेसेस होते हैं जो टेंजिबल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, टेंजिबल प्रोडक्ट्स की सेलिंग या परचेजिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो सर्विस सेक्टर में यूजुअली कोई इन्वेंट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था हमारी जो है वो इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने यही कहा कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम जिस तरह के बिजनेस के साथ डील करेंगे वो होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आगे चल के हमारी जितनी भी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें हम ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये हम बार बार इनको पढ़ने वाले हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से जो है वो समझिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो हमारी 3 इन्वेंट्री की टाइप्स हैं ये किस टाइप के क्या डेफिनेशन है और इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्लियर होना और अंडरस्टैंड करना इसको बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, इलिस्ट्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ कॉस्ट। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ऑलराइट,
तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जब हम ऑपरेशंस की भी हमने बात की थी तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले जो है हमें जो पहली कॉस्ट पड़ती है वो हमारे रॉ मटेरियल की होती है। तो रॉ मटेरियल जो कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होता है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप वन है, स्टेप वन हमारा क्या होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि इस पहले स्टेप में हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है कि हमने उस एक साल में कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज किया। ठीक है, अब जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल में हमने वो कैलकुलेशन करनी है, तो जब वो साल स्टार्ट होता है उससे प्रीवियस ईयर के एंड पे भी कुछ हमारे पास इस तरह का अनयूज्ड मटेरियल पड़ा होता है जिससे हमने प्रीवियस ईयर में यूज नहीं किया होता, तो वो उस साल का, पिछले साल का एंडिंग बैलेंस होता है और न्यू साल के स्टार्ट में हमें अवेलेबल होता है और हम उस मटेरियल को यूज करते हैं अपने इस ईयर में। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और ये कब आ गया हमारे पास? 1 जनवरी 2019 पे। तो अब ये 1 जनवरी 2019 के बिगिनिंग इन्वेंट्री से क्या मुराद है कि ये वो इन्वेंट्री का बैलेंस है जो 2018 के एंड पे अनयूज्ड रहा। तो 2018 का 31 दिसंबर पे जो डायरेक्ट मटेरियल रिमेनिंग होता है पिछले साल का एंडिंग, तो वो इस 2019 का हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा, बिगिनिंग बैलेंस होगा। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 10,000, हम ये सपोज कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने क्योंकि क्या कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है कि हमने उस साल में कितना मटेरियल यूज किया। तो हम सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल नहीं यूज कर रहे जो हमें पिछले साल का अवेलेबल था, बल्कि उसके अलावा उस साल में 2019 के दौरान हम क्या करते हैं, कुछ और मटेरियल परचेज भी करते हैं। तो वो जो परचेजेस होती हैं वो भी हमारी इस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का पार्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम परचेजेस को। ठीक है, परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन 2019 में हमने जितनी परचेजिंग की, तो हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं कि हमने 30,000 की जो है परचेजेस की है 2019 में। अब इन दोनों को अगर हम सम करें, ठीक है, जो हमारे पास बिगनिंग था और उसके अलावा जो हमने परचेजेस की, तो अब अगर हम इन दोनों को सम कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन 2019 में यूज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना आया, 40,000। अब उसके बाद जब 2019 पूरा गुजरता, हमारे पास 40,000 मटेरियल अवेलेबल है, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2019 में हमने ये पूरा का पूरा मटेरियल यूज ना किया हो, बल्कि एट द एंड कुछ मटेरियल अनयूज्ड रह गया हो। अब चूंकि हमें कॉस्ट कौन सी कैलकुलेट करनी है, जो हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज किया इन 2019, तो वो अनयूज्ड मटेरियल जो हम 2019 में यूज नहीं कर सके, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हम उसे डिडक्ट कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। तो हम किसको माइनस कर रहे हैं, वो मटेरियल जो अनयूज्ड रहा एट द एंड ऑफ 2019। तो बेसिकली ये क्या होगा, एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री कब, 31 दिसंबर 2019। और हम ये सपोज कर रहे हैं कि 5,000 हमारे पास अनयूज्ड मटेरियल रहा था। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास टोटल रिजल्टेड अमाउंट आती है वो हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन 2019।
40,000 minus 5,000, तो 35,000 is the cost of direct material which was used in 2019. तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, और वो पहला स्टेप क्या है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की कैलकुलेशन का। अब इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? स्टेप 2, जिसमें हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट incurred in 2019। 2019 में टोटल हमारी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी? अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं आती, बल्कि जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस हमने वीडियो में भी पढ़ा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ब्रॉडली दो चीजें हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अगर उसको मजीद डिटेल में देखें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तीनों चीजों को सम करते हैं हमारे पास, तो जाके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो पहला तो यही स्टेप हो गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो हमने अभी स्टेप 1 में कैलकुलेट की, ये है वो कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट जो हमें 2019 में इनकर हुई। तो पहला हमारे पास पॉइंट यहीं आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन 2019, तो वो हमारे पास आ गया 35,000। अब इसके आप कह लें कि एक चीज हमारी डायरेक्ट मटेरियल होती है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। हम इस मटेरियल के साथ लेबर भी ऐड करेंगे, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि 20,000 हमें लेबर की कॉस्ट आई, और थर्ड पॉइंट हम क्या ऐड करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अभी सिर्फ आसानी के लिए मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की एक लमसम अमाउंट पुट कर रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो पूरी एक एग्जांपल भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर वो हमें इस तरह टोटल अमाउंट में गिवन ना हो तो हम किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन 2019 हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास आया है 15,000, ठीक है। तो इन तीनों का जो सम है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड 3, इन तीनों का सम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इसके साथ हम ये ऐड कर रहे हैं, और ये भी हम ऐड कर रहे हैं। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट incurred in 2019। तो वो कितनी आई? 35,000 प्लस 20, ये आ गया 55 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास 70,000। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट incurred in 2019 इज इक्वल टू 70,000। तो यहीं से हम फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्लस MOH। आप इसे FOH भी लिख सकते हैं, आप इसे MOH भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये हमारे दो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें मूव करना है थर्ड स्टेप पे। मैं यहाँ पे ये स्टेप 1 जो है हमारा, स्टेप 1 को मैं रेस कर रही हूँ क्योंकि स्टेप 1 के जो फाइनल अमाउंट है 35,000 वो हम ऑलरेडी स्टेप 2 में एंटर कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रेस कर रही हूँ। आप जब इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपने इसी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नीचे ही इसको कंटिन्यू रखना है। अब उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 आ जाता है, और स्टेप 3 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019। अब ये स्टेप 3 है जो हमें कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमें कौन सा फिगर चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम स्टेप 2 के एंड पे कैलकुलेट कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये मैं इसको यहीं से दोबारा टाइप करने की बजाय कॉपी कर लेती हूँ। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड इन 2019, ठीक है। अब हमने जब इन्वेंट्री की टाइप्स बताई थी तो हमने पहला रॉ मटेरियल कहा था, उसके बाद दूसरी टाइप कौन सी होती है हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जिस तरह हमारे पास रॉ मटेरियल का बिगनिंग बैलेंस होता है, इसी तरीके से ही हमारे पास वर्क इन प्रोसेस का भी बिगनिंग बैलेंस होता है। तो बिगनिंग बैलेंस से मुराद क्या है? पिछले साल का जो एंडिंग होगा वो इस साल का बिगनिंग बैलेंस कहलाता है। तो हम ऐड कर देंगे बिगनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और ये बिगनिंग बैलेंस से क्या मुराद है? ये कब अवेलेबल है? 1 जनवरी 2019 पे, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिगनिंग बैलेंस है हमारे पास 60,000। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और उसके साथ वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को, तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, ये आ गया हमारे पास 1,30,000। अब जिस तरह हमने रॉ मटेरियल पे किया था कि उस 2019 के एंड पे जो रॉ मटेरियल था उसे हमने माइनस कर दिया था, तो सेम यहीं पे ऐसे ही हम करेंगे कि जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आएगा वर्क इन प्रोसेस का, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये कब है? 31 दिसंबर 2019 पे उसे हम माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज कि ये बैलेंस अमाउंट है हमारे पास 30,000, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 130,000। 1,30,000 में से 30,000 माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 1 लाख। तो ये हमारे पास पहले 3 स्टेप्स आ गए, जिसके एंड पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, 4th स्टेप पे, और वो क्या होगा हमारा 4th स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें क्या करना है? ये 4th स्टेप कैलकुलेट करना है। अब इस 4th स्टेप का फर्स्ट स्टेप हम कहाँ से लेके आएंगे? जो हमारे 3rd स्टेप का एंडिंग पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। ये मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास अब जो 3 तरह की इन्वेंट्रीज थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और तीसरा फिनिश्ड गुड, तो पहले 2 को हमने डील कर लिया। अब हमारे पास जो है वो 3rd कैटेगरी आ जाती है और वो है फिनिश्ड गुड की। तो हम क्या करेंगे? उस फिनिश्ड गुड का जो बिगनिंग बैलेंस होगा 2019 पे, इट मीन कि 2018 का एंडिंग बैलेंस, तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड दी बिगनिंग बैलेंस ऑफ finished goods inventory 1 जनवरी 2019, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये था हमारे पास 50,000। अब इन दोनों को अगर हम सम कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री बिगनिंग को, तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर
सेल, और वो कितना आ गया हमारे पास 1,50,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एंडिंग फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री को 31 दिसंबर 2019 पे, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो थी 20,000। तो हमारे पास इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो कितना आ गया 1,30,000। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और जिसके एंड पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये अमाउंट हमारी आगे जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, और वो किस तरीके से हम इसको इनकम स्टेटमेंट में डील करेंगे उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है ओवर टाइम प्रीमियम एंड आइडल टाइम के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में। व्हाट इज ओवर टाइम? ओवर टाइम मीन्स वर्किंग hours other than the normal working hours। लेबर जो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, लेट्स सपोज उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स 40 हैं और किसी भी एक वीक के, और वो उस वीक में 45 वर्किंग आवर्स अगर काम कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा के 5 आवर्स होंगे वो ओवर टाइम जो है कंसीडर होगा। तो ओवर टाइम मीन एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज समथिंग एक्स्ट्रा paid as compared to the normal compensation। Something extra paid normal compensation। इसको हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं। लेट्स सपोज किसी भी लेबर की नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 40, एक वीक के 40 आवर्स पर वीक। जो नॉर्मल कंपनसेशन है वो है $50 पर आवर। ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स और नॉर्मल कंपनसेशन की बात की गई है। लेट्स सपोज कि लेबर जो है वो उस वीक के अंदर जितना उसने काम परफॉर्म किया, उसके टोटल वर्किंग आवर्स थे 45। नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसके 40, और उसने उस वीक में, लेबर ने उस वीक में 45 आवर्स जो है वो काम किया। तो एक्स्ट्रा या फिर हम कह लें कि ओवर टाइम कितना हुआ, टोटल वर्किंग आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ओवर टाइम। टोटल वर्किंग आवर्स 40 आवर्स हैं, और हम इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो कि 40 हैं, तो हमारे पास 5 ओवर टाइम आ जाएगा 5 आवर्स। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन की। ऑलरेडी हमने मेंशन की है कि नॉर्मल कंपनसेशन है $50 पर आवर। अब कितने घंटे वो लेबर जो है ओवर टाइम दे रही है, उन घंटों के लिए जो ओवर टाइम की कंपनसेशन है, ओवर टाइम की कंपनसेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं प्रीमियम की बात मैंने नहीं की, प्रीमियम पे मैं आगे आती हूँ। ओवर टाइम कंपनसेशन लेट्स सपोज है $60 पर आवर। अब ये जो 60 है, यूजुअली जो ओवर टाइम की कंपनसेशन होती है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स की कंपनसेशन से ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि $60 के बेसिकली 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जितना नॉर्मल वर्किंग आवर्स को पे किया जाता है, नॉर्मल कंपनसेशन, और वो हिस्सा या वो पेमेंट जो इस नॉर्मल कंपनसेशन से ज्यादा है। 60 और 50 का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। तो ओवर टाइम प्रीमियम हमारे पास कितना हो गया?
टोटल कंपनसेशन में से हम माइनस करेंगे जब नॉर्मल कंपनसेशन को, तो ओवर टाइम प्रीमियम और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल कंपनसेशन, टोटल कंपनसेशन पर और हमें चाहिए होगी, और वो कितनी है हमारे पास, $60। तो $60, और इसमें से हमें माइनस करनी होगी नॉर्मल कंपनसेशन पर और नॉर्मल कंपनसेशन पर और ऑलरेडी हमारे पास गिवन है $50। तो $50, और इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाता है $10 का। तो ये $10 जो है हमारा, ये ओवर टाइम प्रीमियम है पर आवर का। जितने घंटे लेबर ने ओवर टाइम किया होगा उतने घंटों को हम इस $10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ओवर टाइम प्रीमियम आ जाएगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन की जो है वो वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं, और वो कितने थे हमारे पास, 40। तो 40 आवर्स थे, और हर एक आवर की कंपनसेशन कितनी है, $50। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, और वो कितनी होगी हमारे पास, 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय $50, और ये हमारे पास आ जाएगा $2000। अब ये $2000 जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स की नॉर्मल कंपनसेशन है, ये हमारे डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा। उसके बाद हम ओवर टाइम पे आ जाते हैं। ओवर टाइम पे हमारे पास अब दो हिस्सों में हमने अपने ओवर टाइम के कंपनसेशन को डिवाइड कर दिया। एक वो कंपनसेशन जो हमारी नॉर्मल कंपनसेशन के इक्वल है, और उन दोनों का डिफरेंस हमारा ओवर टाइम प्रीमियम है। तो अब इसमें जो हमारी नॉर्मल कंपनसेशन के इक्वल है, और वो कितने हैं हमारे पास, $50 नॉर्मल कंपनसेशन पर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम आवर्स के साथ। और हमने ओवर टाइम आवर्स कितने कैलकुलेट किए हुए हैं, 5 आवर्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 5 आवर्स $250। अब ये $250 हमारा क्या है, ये ओवर टाइम की वो कंपनसेशन है जो एज पर दी नॉर्मल कंपनसेशन आती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा। तो टोटल डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी आ जाएगी, $2000 प्लस $250, $2250, ये हमारी टोटल डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो ये कंपनसेशन है, कंपनसेशन कौन सी, ओवर टाइम की प्रीमियम कंपनसेशन जो है वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होगी। तो इनडायरेक्ट लेबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने घंटे हमने लेबर ने एक्स्ट्रा दी, और वो कितने हैं, 5 आवर्स। ओवर टाइम या ओवर टाइम आवर्स कितने हैं हमारे पास, 5 आवर्स, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम प्रीमियम के साथ जो हमने $10 कैलकुलेट किया, $10। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, $50। सो $50 हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और $2250 ये इसके अंदर कुछ वो कंपनसेशन है जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स की है, और उसके अलावा ओवर टाइम आवर्स की वो कंपनसेशन जो हमारी नॉर्मल कंपनसेशन के इक्वल है, वो भी हमारी इसी डायरेक्ट लेबर में जाएगी। ये हो गया हमारा ओवर टाइम प्रीमियम। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इडल टाइम की। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, सेकंड पार्ट है हमारा आइडल टाइम का। आइडल टाइम का क्या होता है, लेट्स सपोज जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की है उसी को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमारे कितने थे, 40 आवर्स। तो
आइडल टाइम ये होता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर कुछ घंटे लेबर जो है वो फ्री बैठी रही है, आइडल बैठी रही है, उसने अपनी सर्विसेज नहीं दी, उसने कोई काम नहीं किया। और रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि लेट्स सपोज जो आपका मटेरियल है वो टाइम पे फैक्ट्री पहुंचा नहीं था, या इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया था, या फैक्ट्री की किसी और ऐसी रीजन की वजह से जिसके रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्री थी वो लेबर नहीं थी। ऐसी रीजन की वजह से जब हमारी लेबर फ्री बैठी रहती है, आइडल बैठी रहती है, तो उस टाइम को आइडल टाइम कहा जाता है। अब नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 40 हैं, लेकिन इन 40 घंटों में एक्चुअल में लेबर ने जो है 35 आवर्स काम किया और 5 घंटे जो है वो फ्री बैठी रही, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए मटेरियल नहीं पहुंचा था, या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई थी, या कोई भी और ऐसी रीजन हो गई थी। तो ये जो 5 घंटे होंगे हमारे पास 5 और ये हमारा इडल टाइम कहलाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इडल टाइम की कंपनसेशन है, ये कंपनसेशन क्या हमारी डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगी या ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होगी? अब ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 40, अब इसमें एक्चुअल में 35 आवर्स वो आवर्स जिसमें लेबर ने एक्चुअल में काम किया, 5 घंटे वो फ्री बैठी रही। तो ये जो 5 घंटे की कंपनसेशन होगी ये हमारी डायरेक्ट लेबर का पार्ट नहीं होगी। आल्दो कंपनी लेबर को कंपनसेशन देगी, उसको वेजेस जो उनके साथ प्रॉमिस थे नॉर्मल वर्किंग आवर्स की कंपनसेशन वो उन्हें देगी, लेकिन जो कि उन 5 घंटों में लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, दैट्स वाई उस टाइम पीरियड की कंपनसेशन को हम डायरेक्ट लेबर में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट कंसीडर करेंगे और वो आगे जाके हमारी एमओएच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। तो प्रीवियस एग्जांपल में जिस तरह हमने किया था कि हमारी नॉर्मल वर्किंग आवर्स की कंपनसेशन कितनी थी, कंपनसेशन कह लें या आप इसे वेजेस कह लें, $50 पर और अब उस एक वीक के अंदर 5 घंटे लेबर जो है वो फ्री बैठी रही, तो हम उनके एक्चुअल या डायरेक्ट वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। कितने हैं? टोटल वर्किंग आवर्स है हमारे पास 40 और उसमें से 5 आवर्स जो है वो लेबर फ्री बैठी रही, तो 35 आवर्स ये वो घंटे हैं जिसमें लेबर ने एक्चुअल में काम किया। तो इनकी जो कंपनसेशन होगी 35 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक घंटा कितने का है? $50 का। कंपनसेशन हमारी डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगी और वो घंटे जितने घंटों में लेबर फ्री बैठी रही, जो हमारे पास 5 आवर्स हैं, इनकी जो कंपनसेशन है $50, ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होगी और ये इनडायरेक्ट लेबर जो है ये हमारा फर्दर किस में जाएगा? एफओएच या एमओएच का पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवर टाइम प्रीमियम एंड आइडल टाइम कंपनसेशन ये दोनों हमारी डायरेक्ट लेबर नहीं बल्कि ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होते हैं और जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कैलकुलेशन में सम हो जाता है। थैंक यू सो मच।